नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यूज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 51। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने जो 9,999 क्वेश्चन का प्रक्रम चला रखा है उसी का यहाँ पे पार्ट नंबर 51 रहेगा। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अपन यहाँ पे मॉर्निंग सेशन के अंदर है वो यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, तो आप उसमें भी जुड़ते रहे। तो एक बार क्लास को सभी दोस्त शेयर कर दे, अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दे और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की जो अपनी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्लास रहेगी वो देगी दोस्तों एक बार क्लास 51 रहेगी। क्वेश्चन नंबर उसका यहाँ पे वो रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने वाली वाल्व का क्या नाम है। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत है जिसे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे जो बड़ी आंत है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली है वो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे वाल्व रहेगा। छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने वाली वाल्व का क्या नाम है। मिट्रल वाल्व, बाइस्पिड वाल्व, इलियोसिकल वाल्व या फिर सेरेब्रोस्पाइनल वाल्व। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को सभी दोस्त एक बार जुड़ते ही शेयर और लाइक कर दे। शेयर और लाइक करने में आपका महीना छोड़े दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे छोटी हाथी की जो लंबाई होती है वो कितने रहेगी दोस्तों, यहाँ पे 6.25 मीटर यहाँ पे रहेगी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग यहाँ पे 1.5 मीटर यहाँ पे रहेगी। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व यहाँ पे रहने वाला है। छोटी आंत का अंतिम भाग जिसे अपन इलियम बोलते हैं, और बड़ी आंत का जो पहला भाग है जिसे अपन सीकम बोलते हैं, तो इसलिए इसे इलियोसिकल वाल्व के नाम से जाना जाता है। फैक्ट भी देखे दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट इंपोर्टेंट है। तो फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि इलियोसिकल वाल्व है दोस्तों यहाँ पे वो छोटी आंत और बड़ी आंत के पहले भाग, छोटी आंत और बड़ी आंत के पहले भाग जिसे अपन सीकम बोलते हैं, बड़ी आंत का पहला भाग, और छोटी आंत का जो अंतिम भाग है जिसे अपन इलियम बोलते हैं, इनके बीच और बीच होता है और भोजन को है वो वापस छोटी आंत में आने से क्या करता है, रोकता है। जो वाल्व होता है दोस्तों इन दोनों के बीच में वो क्या करता है, भोजन को वापस से दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत में आने से रोकता है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूर्ण पाचक एंजाइम किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम की बात करें जिसे जिसे अपन पूर्ण पाचक रस के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से जानते हैं, तो ये किस ग्रंथि के द्वारा यहाँ पे स्रावित होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज या फिर स्टोमक। और दोस्तों आपको बता दूं जो मॉर्निंग सेशन है इस मॉर्निंग सेशन के अंदर भी अपन ने यहाँ पे थ्योरी की क्लास है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो आप उनकी क्लासों का नोटिफिकेशन और उनकी जानकारी लेने के लिए है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे टेलीग्राम और साथ ही में दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर ले। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कब अपनी यहाँ पे थ्योरी की क्लास रहेगी और कब यहाँ पे मॉर्निंग के कौन से टाइम में यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे पूर्ण पाचक एंजाइम कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो पेनक्रिया जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो मिक्स मिक्स ग्लैंड है जिसे अपन हेटेरोग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फैक्ट क्या रहने वाला दोस्तों यहाँ पे कि जो पूर्ण पाचक रस होते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं, और वो कौन कौन से हैं जिसे अपन ट्रिप्सिन बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं और लाइपेज बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा इनको यहाँ पे पचाने का कार्य या इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करते हैं। प्रोटीन को अपन किस में तोड़ते हैं, तो वो अमीनो एसिड में तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे ग्लूकोज जिसे अपन शर्करा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे फैट है उसे अपन फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल के रूप में तोड़ते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लाइपेज, एमाइलेज और जो ट्रिप्सिन है वो यहाँ पे पूर्ण पाचक एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है क्रेब्स चक्कर की प्रक्रिया किस भाग में संपादित होती है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा पार्ट है जिसमें क्रेब्स साइकिल है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती क्या है सबसे पहले तो ये ऊर्जा उत्पादन की क्रिया है। ऊर्जा उत्पादन की क्रिया है
ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, ऊर्जा बनाने की क्रिया है। तो क्रेब्स चक्र है वो यहाँ पे किस में संपादित होगा, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपने देखा है कोशिका, और कोशिका के अंदर है वो यहाँ पे एक तो होता है जिसे अपन कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोसिस के नाम से जानते हैं, साइटोसिस, साइटोसिस के नाम से जानते हैं। और साथ ही में दोस्तों कोशिका के अंदर ही है दूसरा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो साइटोसिस कोशिका द्रव्य है उसके अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी, एन एरोबिक, एन एरोबिक है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगी, एन एरोबिक यहाँ पे मेटाबॉलिक होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो एरोबिक मेटाबॉलिक यहाँ पे रहेगी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे क्रेब्स चक्र का यहाँ पे संपादन होता है, जिसमें यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा टूट के है वो अपने शरीर को, कोशिका को ऊर्जा देती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि क्रेब्स चक्र को अपन सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, क्रेब्स चक्र को अपन सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना, टीसीए साइकिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ ही में ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पे संपादित होता है। तो अपने को ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिसे अपन सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीएस साइकिल के नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, वो ऊर्जा मुक्त यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा तंत्रिका तंत्र के माइलिन शीथ के बीच स्थित जगह को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसमें जो माइलिन शीथ होते हैं उनके बीच स्थित जगह है वो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। जो माइलिन शीथ होते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके बीच की जगह बताना है अपने को, यहाँ पे स्नेप्स, एक्सोन, डेंड्राइट या फिर एंडोटेनोइड नोड। दोस्तों अपनी जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है ये अपना यहाँ पे एक्सोन होता है, और यहाँ पे ये अपना दोस्तों यहाँ पे क्या रहेगा, सोमा रहेगा, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो इसे अपन तंत्रिका की यहाँ पे कोशिका के नाम से जानते हैं। तंत्रिका की कोशिका को अपन न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन की कोशिका यहाँ पे सोमा रहने वाली है, सेल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो ये अपना एक्सोन है दोस्तों, इस एक्सोन के ऊपर क्या होता है, माइलिन शीथ बने हुए होते हैं, ऐसे गैप बने हुए होते हैं। इन माइलिन शीथ को अपन बीच बीच में है वो यहाँ पे गैप रहता है, ये वाला गैप, जो ये गैप दिख रहा है, इनको है वो यहाँ पे किस नाम से जानते हैं वो बताना है। यानी दो माइलिन शीथ होते हैं, इनकी बीच की गैप को अपन किस नाम से जानते हैं। तो ये जो बीच बीच में गैप है दोस्तों, जिससे निकल के एक्सोन है अंदर और बाहर जा रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन रेनवियर नोड के नाम से जानते हैं, इसे नोड ऑफ रेनवियर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करते हैं दोस्तों, जो तंत्रिका के आवेग होते हैं उनको और भी तेज गति से आगे बढ़ाने का, यानी आवेग एक यहाँ पे सीधा जंप मारेगा फिर आगे जाएगा, और ये है जंप मार के आगे है आवेग है वो और भी तेज गति से अपने अंगों तक यहाँ पे जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। फैक्ट क्या दिया गया है कि नोड ऑफ रेनवियर के कारण तंत्रिका आवेग हो, तो जो नर्वस इम्पल्स होते हैं, आवेग होते हैं, वो तेज गति से संचारित होते हैं। इसे अपन सेल्टोरी यहाँ पे कंडक्शन के नाम से भी जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सेल्टोटरी जो कंडक्शन है उसी किसे बोला जाता है, तो यहाँ पे रेनवियर नोड है उसे अपन सेल्टोटरी यहाँ पे कंडक्शन नाम के जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है तो रहेगा दोस्तों आपके लिए। तो सभी दोस्त क्लास को जुड़ जाते हैं, सबसे आते ही पहले इस क्लास को शेयर करें और लाइक करें। आपकी डिमांड के ऊपर दोस्तों, आपकी डिमांड के ऊपर है, मॉर्निंग के अंदर अपन ने यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा उसमें यहाँ पे सेटअप के अंदर थोड़ी सी लाइटिंग की समस्या थी, उसे भी अपन लगभग यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। यानी ये कोटेशन है किसके द्वारा ये दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है वो यहाँ पे एजुकेशन का यहाँ पे पार्ट है, ये किसका द्वारा यहाँ पे बताया गया है। डी ओवरी टूफर, चार्ल्स बूचर, जेबिनेस या जेफ विलियम्स। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ये एक अभिन्न अंग है, ये अपने यहाँ पे चार्ल्स बूचर के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। फैक्ट भी देख सकते हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि आधुनिक शिक्षा में शारीरिक शिक्षा का समग्र विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें शारीरिक शिक्षा को, फिजिकल एजुकेशन को है वो यहाँ पे समग्र विकास के लिए, होल डेवलपमेंट के लिए अति महत्वपूर्ण यहाँ पे माना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा,
निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के दायरे में नहीं आता है? दोस्तों यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, वो कौन सा है जो इसके अंदर यहाँ पे नहीं आता है? यानी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंदर कौन सा नहीं आएगा इनमें से? फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम, या फिर इंट्रामुरल। तो दोस्तों आपको बता दूं, फिटनेस और मनोरंजन यानी फिटनेस एंड रिक्रिएशन प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट रहेगा, आएगा। साथ ही में दोस्तों जो यहाँ पे सर्विस प्रोग्राम होते हैं, सेवा से संबंधित हैं, वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं। इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल है, दोनों के दोनों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर आते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो क्लीननेस कैंपेनिंग है, यानी सफाई का जो यहाँ पे अभियान है, प्रोग्राम है, वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के अंदर यहाँ पे नहीं आता है, इसके दायरे के अंदर यहाँ पे नहीं आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट है वो फैक्ट इससे रिलेटेड नहीं है, फैक्ट आपको अलग से दिया जा रहा है। इस प्रश्न का फैक्ट है वो अलग है, आप फैक्ट के आधार पर इसका जजमेंट ना ले। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही रहेगा। अभी अभी इंट्रामुरल प्रतियोगिताएं विद्यालय के अंदर आयोजित की जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है विद्यालय के अंदर। और जो एक्स्ट्रा मुरल प्रतियोगिताएं होती हैं वो यहाँ पे विद्यालय के बाहर आयोजित की जाती है। तो ये फैक्ट है दोस्तों, इस ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, आप ध्यान रखना इस बात का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ? स्नाइप्स है, उसका साई में विलय कब हुआ है? दोस्तों यहाँ पे स्नाइप्स जो लगभग 1967 से रिलेटेड थी, और दोस्तों साई है वो साई कब से रिलेटेड थी? तो यहाँ पे साई की स्थापना है, एस्टिब्लिश है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है 25 जनवरी 1984 के अंदर यहाँ पे हुआ था। लेकिन यहाँ पे स्नाइप्स को साई के अंदर यहाँ पे कब शामिल कर लिया गया था, तो वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्त, लाइक भी करते रहे, शेयर करने में कमी नहीं छोड़े। मॉर्निंग सेशंस के अंदर आपको थ्योरी की क्लास भी लगातार लेते रहे। क्वेश्चन नंबर 7 और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो स्नाइप्स है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, साई के अंदर उसका यहाँ पे विलय है, मर्ज है, वो यहाँ पे 1987 1987 के अंदर है, वो इसको यहाँ पे स्नाइप्स को साई के अंदर यहाँ पे विलय कर दिया गया था। देखिए दोस्तों फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट आपको साइंस से रिलेटेड दिया गया है। फैक्ट दिया गया है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे अपन साई बोलते हैं, इसकी स्थापना यहाँ पे 1984 में, और ये भारत में खेलों के लिए विकास के लिए मुख्य संस्था है, मेन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। और साई की स्थापना यहाँ पे मैंने बताया है अभी जस्ट कि 25 जनवरी यहाँ पे 1984 के अंदर यहाँ पे साई की स्थापना यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द रिमोट ऑब्जेक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की अपन बात कर रहे हैं। जो दूरस्थ शिक्षा है उसका यहाँ पे क्या रहने वाला है? शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य पूछा गया है कि शारीरिक क्षमता का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, डेवलपमेंट ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशन, या फिर डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य का मतलब है, दूरस्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? आगामी, यानी बहुत फ्यूचर की बात की कर रही है अपन, फ्यूचर सोच के फ्यूचर की बातें कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। तो शारीरिक शिक्षा आगामी लिए यहाँ पे दूरस्थ है, उसका उद्देश्य क्या रहने वाला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 के अंदर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा का जो आगामी दूरस्थ उद्देश्य रहेगा वो अच्छे मानव संबंधों का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशन है, वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि दूरस्थ उद्देश्य दीर्घकालीन व्यक्तित्व विकास से संबंधित होता है। जो फ्यूचर प्लानिंग है वो दीर्घकालीन की बात कर रहे हैं दोस्तों, आने वाले समय की बात कर रहे हैं, उसका यहाँ पे व्यक्तित्व विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की अपन बात कर रहे हैं, वो इसका यहाँ पे उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा गया है, विच जो फॉलोइंग पेयर ऑफ करेक्टली मैच है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। कोल कूपर कमेटी 1959, एच.एन. कुंजरू समिति है, जिसे अपन हृदयनाथ कुंजरू समिति के नाम से जानते हैं, वो 1959 है, या फिर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स 1950, या एडोक इंक्वायरी कमेटी 1956। कौन सा यहाँ पे मैच रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आपको बता दूं जो कोल कूपर समिति है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना 1960 के अंदर यहाँ पे इसका यहाँ पे स्टेबलाइज किया गया था।
साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति है, वो यहाँ पे 1954 के अंदर यहाँ पे बनाई गई थी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो खेल कूद की एडोक इंक्वायरी कमेटी है, वो यहाँ पे 1958 के अंदर यहाँ पे बनाई गई थी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि जो हृदयनाथ कुंजरू समिति है, इसकी स्थापना यहाँ पे 1959 के अंदर यहाँ पे की गई थी। ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। साथ ही में दोस्तों आपको बताऊं कि हृदयनाथ कुंजरू समिति ने भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए सुझाव दिए थे। हृदयनाथ कुंजरू समिति ने भारत में फिजिकल एजुकेशन के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या दिए थे, सुझाव दिए थे। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड एंड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की बात करें दोस्तों अपन, उसके द्वारा यहाँ पे स्थापित संस्था कौन सी रहेगी। एनडीएस है, जिसे नेशनल डिसिप्लिन स्कीम बोलते हैं। ये 1954 के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल फिटनेस कोर, एनएफसी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1965 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी 1948 के अंदर यहाँ पे, और एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, जिसे अपन 1969 के अंदर यहाँ पे शुरुआत की, स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यानी नेशनल सर्विस स्कीम, नेशनल एनएसएस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे क्या की गई थी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा जन्मित संस्था है, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर यहाँ पे 1969 के अंदर यहाँ पे की गई थी। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। साथ ही में दोस्तों फैक्ट दिया गया है एनसीसी से रिलेटेड, फैक्ट एनसीसी से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। कुछ फैक्ट है वो अलग रिलेटेड है, मैं बता दूंगा उनके बारे में, आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। साथ ही में जो फैक्ट है वो एनसीसी से रिलेटेड है, कि एनसीसी की स्थापना है, जिसे अपन नेशनल कैडेट कोर्प्स के नाम से जानते हैं, तो वो 1948 के अंदर यहाँ पे स्थापना की गई थी। और जो एनएसएस है वो यहाँ पे 1969 के अंदर है, इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी। दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों यहाँ पे, कि शिक्षा में शारीरिक शिक्षा के महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है। शिक्षा के अंदर यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, कि शिक्षा में है वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो कब से शुरू हुई थी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 18वीं शताब्दी, 19वीं, 20वीं या 21वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, कि शारीरिक शिक्षा का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो एजुकेशन के अंदर यहाँ पे कब से माना जाता है। और जुड़ जा क्लास में जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं, आते ही सबसे पहले आपको शेयर और लाइक जरूर करना है। तो दोस्तों जो एजुकेशन के अंदर है वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है, वो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 18वीं शताब्दी दोस्तों यहाँ पे 18th सेंचुरी के अंदर है वो यहाँ पे क्या किया गया था, मानी जाती है, कि यहाँ पे एजुकेशन के अंदर फिजिकल एजुकेशन का है वो यहाँ पे क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया था। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दूसरा दिया गया है, फैक्ट उससे रिलेटेड ना जुड़े आप, फैक्ट है वो अलग है। जो भी फैक्ट आएगा अलग मैं बता दूंगा, क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट होगा वो आपको मैं सीधा सीधा बता दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पे फैक्ट अलग दिया गया है, कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा का विकास यूरोप में 19वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न जो फिजिकल एजुकेशन है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट है वो यूरोप के अंदर यहाँ पे 19वीं शताब्दी में हुआ था। ये फैक्ट थोड़ा अलग है दोस्तों, आप इससे जोड़ के ना देखें। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 18th सेंचुरी रहेगा। लेकिन फैक्ट अलग से दिया गया है, कि मॉडर्न जो फिजिकल एजुकेशन है इसका विकास कहाँ हुआ था, तो यूरोप में यहाँ पे 19वीं शताब्दी में यहाँ पे हुआ था। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। तो यहाँ पे कोटेशन दिया गया है, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है, बच्चे, बड़े और उनके शरीर, मन और आत्मा, इनके यहाँ पे सर्वोन्मुखी, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो यहाँ पे रहेगा। ये कोटेशन किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महर्षि वेदव्यास या फिर महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट कोटेशन है दोस्तों, यहाँ पे परिभाषा बहुत बार पूछी भी जाती है। शिक्षा से मेरा भी प्राय क्या है, बच्चे, बड़े, बड़ों के शरीर, मन और आत्मा का सभी प्रकार से यहाँ पे विकास करना है।
तो ये किसके द्वारा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, महात्मा गांधी के द्वारा है ये इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पे दी गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है कि महात्मा गांधी ने नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर जोर दिया था। दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी ने किस किस पर, तो नैतिक विकास है, मानसिक विकास है, या फिर फिजिकल यहाँ पे शारीरिक विकास है, इन पर यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे जोर दिया था। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 13 देगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्राचीन ग्लेडिएटर मुकाबला कहाँ आयोजित होता थे। प्राचीन, जो प्राचीन है ग्लेडिएटोरियल मुकाबले हैं वो कहाँ पे आयोजित होते थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्पार्टा, एथेंस, स्वीडन या रोम। ग्लेडिएटोरियल का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे कि भिड़ंत खेल होते हैं, कॉम्बैक्ट गेम होते हैं, इसे अपन कॉम्बैक्ट गेम के नाम से जानते हैं, जिसे अपन भिड़ंत खेल, भिड़ंत खेल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इनका यहाँ पे आयोजन कहाँ होता था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 के अंदर बताना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, रोम के अंदर ध्यान रखना है, रोम के एम्फी थिएटर के अंदर यहाँ पे ग्लेडिएटोरियल कॉम्बैक्ट गेम यहाँ पे आयोजित किए जाते थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो रोम का कोलोसियम ग्लेडिएटोरियल युद्धों के लिए प्रसिद्ध था। रोम की कौन सी जगह थी, तो कोलोसियम है, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, वो ग्लेडिएटोरियल युद्धों के लिए प्रसिद्ध थी। ग्लेडिएटोरियल का मतलब तो भिड़ंत खेल होते हैं दोस्तों यहाँ पे, और भिड़ंत खेल कहाँ प्रसिद्ध थे, तो वो ध्यान रखना है, जगह कौन सी थी, तो वो कोलोसियम यहाँ पे थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कहाँ थी, रोम के अंदर यहाँ पे स्थापित थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों अपना है कि निम्न में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया जा सकता है। निम्न में से किसके द्वारा फिजिकल एजुकेशन की जो नींव है उसको यहाँ पे मजबूत किया जा सकता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की जो फाउंडेशन है उसको अपन स्ट्रेंथ कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, किसके द्वारा करेंगे अपन, फिजिकल कल्चर के द्वारा, फिलोसॉफिकल आइडियाज, साइंटिफिक फैक्ट्स, या फिर फिजिकल हेरिटेज। तो दोस्तों निम्न में से किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा की नींव को मजबूत कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, उनके द्वारा है वो अपन यहाँ पे शारीरिक शिक्षा की नींव को अपन यहाँ पे मजबूत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फैक्ट है कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन है वो किस पे डिपेंड रहेगी दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहने वाली है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उनके ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहेगी। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। दोस्तों इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सामान्य भाषा में जो फिजिकल एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास, जिसे अपन सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, या फिर न्यूरोमस्कुलर दक्षता के नाम से, एफिशिएंसी के नाम से, या फिर रिक्रिएशनल डेवलपमेंट, या फिर ऑलराउंड पर्सनल डेवलपमेंट। सामान्य भाषा में अगर शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य पूछा जाए तो सभी का विकास, सभी प्रकार से सभी का विकास माना जाता है, सभी का विकास, और वो भी सभी प्रकार से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास इसे ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर यहाँ पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और यहाँ पे नैतिक चारित्र के विकास को यहाँ पे किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वो समग्र व्यक्तित्व का विकास, यानी ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यहाँ पे वो यहाँ पे रहता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विकास है वो यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देगा दोस्तों यहाँ पे पेलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। दोस्तों पेलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध था, और पेलेस्ट्रा का जो संचालक था दोस्तों यहाँ पे, संचालक, उसे अपन किस नाम से जानते थे, तो उसे अपन पेडो ट्राइब के नाम से जानते हैं, इसे अपन पेडो ट्राइब के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेलेस्ट्रा के अंदर जो प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था पेलेस्ट्रा, वो किस लिए प्रसिद्ध था, म्यूजिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल, रेसलिंग स्कूल, या फिर ड्रामेटिक स्कूल। तो यहाँ पे संगीत विद्यालय, सैनिक कुश्ती, या फिर नाट्य विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कुश्ती विद्यालय। पेलेस्ट्रा था प्राचीन यूनान में है वो यहाँ पे कुश्ती का विद्यालय था, जिसका यहाँ पे पेलेस्ट्रा का जो संचालक है वो यहाँ पे पेडो ट्राइब के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और साथ ही में दोस्तों पेलेस्ट्रा में कुश्ती और व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कुश्ती और व्यायाम का प्रशिक्षण है वो पेलेस्ट्रा का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जिसे अपन रेसलिंग और ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती थी वो यहाँ पे पेलेस्ट्रा के अंदर यहाँ पे दी जाती थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं? दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत पूछे गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एम मेंटली बेस्ड है, वो किस पर रहेगी? एक्सपीरियंस एंड इंसाइट, ट्रेडिशन एंड कस्टम, साइंटिफिक प्रिंसिपल या फिर फिलोसॉफिकल थॉट के अंदर शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित रहते हैं ज्यादातर? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। तो वैज्ञानिक नियमों पर ज्यादा फिजिकल एजुकेशन है उसके प्रिंसिपल है वो यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल है, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर, नियमों पर, रीतियों पे और तिथियों पे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, और फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि आधुनिक शारीरिक शिक्षा में एनाटॉमी फिजियोलॉजी और शास्त्र में दोस्तों यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी और यहाँ पे साइकोलॉजी है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ भी इनका सबका यहाँ पे क्या रहता है महत्व रहता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और साथ ही में दोस्तों वैज्ञानिक तथ्य है, प्रिंसिपल है साइंटिफिक, वो यहाँ पे और शारीरिक शिक्षा है उसके यहाँ पे सिद्धांत है वो यहाँ पे डिपेंडेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा मूलतः एक क्या है? फिजिकल एजुकेशन इज बेसिकली है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्या है। शारीरिक शिक्षा मूलतः क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, दार्शनिक धारणा है, जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता है या फिर सामाजिक न्याय? दोस्तों यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता, जिसे अपन बायोलॉजिकल नीड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे एक बायोलॉजिकल नीड यहाँ पे रहेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक गतिविधियां आवश्यक है। मानव शरीर को यानी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड है वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी है, गतिविधियां है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगी। और इसलिए है वो दोस्तों यहाँ पे बायोलॉजिकल नीड यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों। शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे विच इज रॉन्ग कंसेप्ट अबाउट फिजिकल एजुकेशन है वो अपने को यहाँ पे बताना है कि रॉन्ग कंसेप्ट है वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है। कि शारीरिक शिक्षा ये शारीरिक विकास से संबंधित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, सही है। ये मानसिक विकास से संबंधित है फिजिकल एजुकेशन, वो भी सही है। ये सामाजिक विकास से संबंधित है यानी रिलेटेड ऑफ सोशल डेवलपमेंट, वो भी सही है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक शिक्षा शारीरिक व्यायाम है, ये गलत माना जाता है। कि फिजिकल एजुकेशन क्या है? ओनली फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एजुकेशन ओनली है फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, तो ये गलत है। फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो शारीरिक मानसिक सामाजिक और ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ पे रहता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा केवल व्यायाम नहीं बल्कि संपूर्ण विकास है। संपूर्ण विकास ऑल डेवलपमेंट यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे कि राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना कहाँ प्रारंभ हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे राजकुमारी अमृत कौर योजना जो 1953 के अंदर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। और ये ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे क्या थी राजकुमारी अमृत कौर योजना? तो ये एक कोचिंग यहाँ पे स्कीम थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जिसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, अमरावती के अंदर यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। दोस्तों यहाँ पे फैक्ट देखे ये योजना खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए शुरू की थी। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना है, मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे ये खिलाड़ियों को लेकर ट्रेनिंग बेस यहाँ पे की गई थी, जो 1953 के अंदर यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोरंजन की क्रियाएं होती है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? खोई हुई सुख शक्ति को पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रिया को सुगमता से करना, साथियों के साथ मौज मस्ती करना या फिर अपने अपने को अच्छा सिद्ध करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ए
कि खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना, जिसे अपन पुनः प्राप्ति का सिद्धांत भी जानते हैं। पुनः प्राप्ति का सिद्धांत जिसे अपन रिक्रिएशनल एक्टिविटी थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना लॉर्ड कैंप और GTW पैट्रिक के द्वारा यहाँ पे की गई थी। पुनः प्राप्ति का सिद्धांत लॉर्ड कैंप और GTW पैट्रिक के द्वारा यहाँ पे सिद्धांत भी दिया गया था, पुनः प्राप्ति का सिद्धांत। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना है, वो यहाँ पे क्या रहेगा, मनोरंजन क्रियाओं का यहाँ पे मुख्य उद्देश्य यहाँ पे रहता है। साथ ही में दोस्तों मानसिक तनाव को कम करना है, थकान को कम करना है, शरीर और मन को पुनः सक्रिय करने के लिए है, वो यहाँ पे क्या किया जाता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यहाँ पे खेली जाती है, करवाई जाती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्लाइकोजन के भंडारण के लिए उत्तरदायी अंग कौन है, व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ रेस्पॉन्सिबल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज अगर शरीर में ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है तो फिर वो किस में चेंज हो जाता है, तो वो ग्लाइकोजन के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाता है। और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कौन करता है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लीवर है दोस्तों यहाँ पे, यकृत है, वो इसको क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत स्टोर कर लेता है और फिर शरीर को जो ऊर्जा की प्राप्त जरूरत होती है तो वापस से वो ग्लूकोज के रूप में तोड़ के है वो यहाँ पे शरीर को ऊर्जा देता रहता है। इस प्रक्रिया को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि इस प्रक्रिया को है वो अपन किस नाम से, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ग्लाइकोजन मुख्यतः यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो बदलने की जो प्रक्रिया है उसे अपन ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि हृदय के दाएं नीले से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस धमनी द्वारा फेफड़ों में ले जाया जाता है। जो हार्ट होता है, हार्ट के जो यहाँ पे राइट यहाँ पे नीले है, जिसे अपन वेंट्रिकल के नाम से जानते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल सॉरी राइट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये अपने को यहाँ पे बताना है कि जो राइट वेंट्रिकल से है वो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे धमनी है जो ब्लड को यहाँ पे शुद्ध करने के लिए है, यहाँ पे फेफड़ों के अंदर लंग के अंदर यहाँ पे लेके जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जिसे अपन एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन या फिर वेना कवा। दोस्तों वैसे देखा जाए तो शुद्ध रक्त को लेके चलने के लिए शुद्ध रक्त होता है वो यहाँ पे आर्टरी लेके चलती है, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे आर्टरी धमनियां लेके जाती है। लेकिन एकमात्र ध्यान ध्यान रखना है, धमनी जिसे अपन पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे अशुद्ध रक्त को कहाँ लेके जाते हैं, लंग्स के अंदर लेके जाती है शुद्ध करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि जो पल्मोनरी धमनी शरीर की एकमात्र धमनी है, मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त है जिसे अपन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जानते हैं, उसे है वो हृदय से कहाँ तक लेके जाती है, फेफड़ों के अंदर यहाँ पे लेके जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ये अपवाद है दोस्तों, ये अपवाद अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कितनी होती है। एक स्वस्थ है, एक नॉर्मल काउंट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, एक हेल्थी पर्सन की बात कर रहे हैं अपन। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में है वो यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाओं जिसे अपन WBC के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या यहाँ पे कितनी रहेगी। दोस्तों WBC जिसे अपन ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पे कितनी रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ध्यान रखना है 6000 से 10,000 प्रति घन मिमी यानी पर क्यूबिक mm के नाम के अंदर है वो यहाँ पे 6000 से 10,000 रहती है। और देखा जाए तो RBC और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे WBC का जो अनुपात है वो यहाँ पे 600 अनुपात यहाँ पे 1 रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। साथ ही में दोस्तों फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो फैक्ट दिया गया है कि जो WBC होती है व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो संक्रमण इम्यूनिटी रोगों से बचाने के लिए है वो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अपने को यहाँ पे निभाती है, संक्रमण और रोगों से बचाती है, इसे अपन इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल है, बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल प्रेशर है वो डिफरेंस है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल है वो यहाँ पे ध्यान रखना है 120 बटा यहाँ पे 80 है वो यहाँ पे mmHg है वो यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल होता है।
सिस्टोल और डायस्टोल यहाँ पे ध्यान रखना है साथ ही में दोस्तों यहाँ पे। और इन दोनों के अंतर क्या है वो अपन पल्स प्रेशर के नाम से जानते हैं, जिसे अपन नाड़ी दाब के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये फैक्ट। देखे दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में नाड़ी दाब हो लगभग 40 mmHg होता है। 40 mmHg यहाँ पे पल्स प्रेशर यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि सिस्टोल और डायस्टोल के अंतर, सिस्टोल और जो डायस्टोल का अंतर है उसे अपन पल्स प्रेशर, और ये कितना निकल के आ गया, तो सिस्टोल 120/80 होता है, तो यहाँ पे अंतर कितना निकला 40। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 40 mmHg है वो यहाँ पे पल्स प्रेशर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों, बेसल मेटाबॉलिक रेट शरीर की किन क्रियाओं को चलायमान रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा स्तर है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करें जिसे अपन BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो शरीर की किन क्रियाओं को चलाने के लिए है, वो यहाँ पे आवश्यक ऊर्जा का स्तर मानी जाती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। पूर्ण विश्राम और शयन की अवस्था में, सामान्यतः महिला का दैनिक रूटीन के लिए, सामान्य एथलीट की दैनिक रूटीन के लिए, या पूर्ण विश्राम और जागृत अवस्था के लिए। तो दोस्तों बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो यहाँ पे ऊर्जा का कौन सी अवस्था के लिए मानी जाती है, तो पूर्ण विश्राम और जागृत अवस्था, यानी विश्राम की अवस्था, और यहाँ पे जागते हुए यानी अवेक कंडीशन के लिए है वो यहाँ पे पूर्ण मेटाबॉलिक रेट यहाँ पे रहने वाली है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों आपको बताऊं, देखो इसके अंदर है वो यहाँ पे आपको रहेगा कि BMR शरीर की मूल क्रियाएं जैसे श्वसन है, रक्त संचार है, तापमान नियंत्रण है, इनके लिए है आवश्यक ऊर्जा की दर्शाती है। BMR किसको दर्शाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है, यानी रेस्पिरेटरी, ब्लड सर्कुलेशन और यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल है, उसको यहाँ पे चलाने के लिए न्यूनतम अपने को ऊर्जा चाहिए, वो यहाँ पे BMR होती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव रक्त में सबसे ज्यादा किसका प्रतिशत होता है, विच टाइप व्हाइट ब्लड सेल और हाईएस्ट परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी। दोस्तों यहाँ पे मानव रक्त में सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखा जाए तो दोस्तों ये किसके भाग है, तो यहाँ पे यूसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सभी क्या है WBC के यहाँ पे पार्ट रहने वाले हैं। और WBC में से सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो टोटल ब्लड होता है, जो टोटल ब्लड है जिसे ब्लड की बात करें दोस्तों यहाँ पे टोटल ब्लड में वो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो न्यूट्रोफिल यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल यहाँ पे रहेगी। अब देखिए दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अपन यहाँ पे वैसे तो RBC सबसे ज्यादा रहेगी ब्लड के अंदर, लेकिन यहाँ पे WBC के अंदर फैक्ट है टोटल WBC में से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रोफिल कुल श्वेत रक्त कणिकाओं का जो WBC कितनी रहती है दोस्तों यहाँ पे लगभग 1% के लगभग यहाँ पे WBC रहती है। तो उन WBC में से यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका प्रतिशत रहेगा, तो वो यहाँ पे न्यूट्रोफिल का रहेगा, जो 60 से 70% है वो इसका भाग यहाँ पे रहेगी। और ये क्या करता है, संक्रमण से रक्षा है, इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे हृदय की क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। दोस्तों यहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर ऑफ हार्ट फंक्शन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हृदय की क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कौन सा रहेगा, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, या फिर मिड ब्रेन। तो दोस्तों जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं जिसे अपन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। इस हाइंड ब्रेन का जो पार्ट रहता है जिसे अपन पोन्स बोलते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं, और साथ ही में ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है। तो जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है वो अनिच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल रहता है। तो यहाँ पे मेडुला ऑब्लांगेटा है दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हृदय की क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र रहेगा। साथ ही में जैसे ब्लड सर्कुलेशन हुआ, हार्ट रेट हुआ, या पे डाइजेशन हुआ, तो अनिच्छिक क्रियाएं होती है जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शन है वो यहाँ पे टोटल है वो मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किए जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का वह भाग है जो हृदय हृदय गति, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी जैसे ब्रीदिंग और रक्तचाप BP कंट्रोल करने का यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 अगर दोस्तों यहाँ पे कि हेपेटाइटिस के किस रूप को सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। हेपेटाइटिस का
कौन सा यहाँ पे भाग है जिसे सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। अब साथ ही में दोस्तों हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है, तो ये पे लीवर की बीमारी है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, लीवर की बीमारी है, यकृत की बीमारी है। अब हेपेटाइटिस है वो यहाँ पे सीरम हेपेटाइटिस है, वो यहाँ पे कौन सा प्रकार रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि जो हेपेटाइटिस बी है वो सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, कि फैक्ट दिया गया है कि हेपेटाइटिस बी है वो संक्रमित सुई, यानी जो संक्रमित सुई होती है, साथ ही में दोस्तों रक्त, सुई और यहाँ पे शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से फैलता है। यानी इन्फेक्टेड यहाँ पे ब्लड हुआ, सिरिंज हुई, या फिर कोई भी लिक्विड हुआ जो शरीर के अंदर चला जाता है इन्फेक्टेड, वो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी होता है, जिसे अपन सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देगा दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों, निम्न में से किस रोगों को सभी रोगों की जननी कहा जाता है, विच इज डिजीज कॉल्ड मदर ऑफ डिजीज। वो अपने को यहाँ पे बताना है कि कौन सा रोग है जिसे सभी रोगों की जननी बोलते हैं, मलेरिया, ओबेसिटी, एड्स या फिर फाइलेरिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर वो ध्यान रखना, ओबेसिटी होती है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे सभी रोगों की जननी यहाँ पे रहेगी। क्योंकि दोस्तों अगर मोटापा बढ़ जाता है तो उससे यहाँ पे ज्यादातर रोग यहाँ पे शरीर के अंदर और पैदा यहाँ पे हो जाती है। तो ओबेसिटी मोटापा है, वो अपन बी एम आई के दौरान यहाँ पे मापते हैं, जिसे बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें यहाँ पे वेट होता है वो किलोग्राम के अंदर, और यहाँ पे हाइट होती है वो यहाँ पे मीटर स्क्वायर के अंदर है, वो यहाँ पे ली जाती है। फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, कि मोटापा गंभीर रोगों रोगों जैसे हृदय रोग है, मधुमेह जिसे डायबिटीज बोलते हैं, साथ ही में जो हाई ब्लड प्रेशर है, इनका कारण यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे मोटापा है, ओबेसिटी है, वो यहाँ पे क्या रहेगी, मदर ऑफ ऑल डिजीज यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ये लगभग आज की प्रश्न उत्तरी में 30 क्वेश्चन अपन साथ मिल गए थे। कितना स्कोर आप कर पाए वो जरूर बताइए कमेंट करके, और क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करें दोस्तों, और मॉर्निंग सेशन के अंदर आप यहाँ पे थ्योरी की क्लास आप लेते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।